हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई वैकेंसी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पदों पर वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी टोटल आई है 496 पदों पे। जी हाँ दोस्तों, 496 टोटल ये पोस्ट हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो फुल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 5/2023, ठीक है। 496 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अगर हम बात करें जनरल की तो जनरल के लिए 199, EWS के लिए 49, वहीं पे बात करें OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 140, SC के लिए 75 और ST के लिए 33। और इसके अलावा PH कैंडिडेट में अगर हम बात करें तो फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में ग्रुप C के लिए जो है 5 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। क्योंकि कुछ फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड भी पूरे करने होते हैं इस सेक्टर में जॉब करने के लिए, तो उसके वजह से जो है PH कैंडिडेट में आपको ज़्यादा वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। जिस C ग्रुप में वैकेंसी निकली है उसके बारे में आप जान लें। तो उसमें देखिए ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिड अटैक विक्टिम्स, इसमें मतलब ये जो 5 वैकेंसी है ये किसके लिए है, एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए है। लेकिन उसमें भी क्या है, सब्जेक्ट टू मेडिकल स्टैंडर्ड, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो ATC के जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड को, तो ही वो इसके लिए अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा डैमेज हो गया है तो फिर नहीं हो पाएंगे। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो अगर बात करें हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो मैं यहाँ पे अगर जूम कर दूँ तो आप ज़्यादा क्लियर देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। पोस्ट कोड यहाँ पे कितना है, पोस्ट कोड है 1, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है इसमें आपको बैचलर डिग्री मांगा है, ठीक है ना। आपके पास BSc होना चाहिए, बैचलर इन साइंस, 3 साल का जो कोर्स होता है। और इसके साथ ही साथ ये BSc में आपका जो है BSc करेंगे फिजिक्स मैथमेटिक्स ये होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने BSc नहीं किया है, फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं लिया है, तो क्या एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, और आपके पास अगर BTech की डिग्री है, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, ठीक है, BE या अगर BTech की डिग्री है आपके पास तो भी आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं, बशर्ते फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका जो है किसी एक सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स ज़रूर हो। आपने BTech किया है, BE किया है, तो किसी एक सेमेस्टर में अगर आपका मैथमेटिक्स या फिजिक्स था तो फिर आप अप्लीकेबल हैं, ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो अगर BE BTech वाले हैं फिजिक्स मैथ वाले तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, BSc वाले हैं फिजिक्स मैथ वाले तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज़ और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है क्या कि जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, ठीक है ना। स्पोकन में भी आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोकन भी रिटन भी, ठीक है ना। मतलब बोलने में भी आप इंग्लिश एफिशिएंट होने चाहिए, साथ ही साथ लिखने में भी आप इंग्लिश एफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है। आप देखिए मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, ये देखिए लिखा हुआ ये, अगर आप देख पा रहे हो रिटन भी दिया है और साथ ही साथ स्पोकन भी दिया है, तो दोनों में जो है आपको सफिशिएंट इफ़िशियंसी दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये जो इफ़िशियंसी यहाँ पे मांगी गई है किस स्टैंडर्ड की मांगी गई है, तो ये इफ़िशियंसी यहाँ पे मांगी गई है 10+2 स्टैंडर्ड की, ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। 10+2 यानी इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड की आपके पास इफ़िशियंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ आपके 10th में और या फिर 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूर हो आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। 10th में या 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट हो, वो तो रहता ही है। अब मैथ्स से अगर आप फिजिक्स से कोई चीज़ कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो जाहिर सी बात है 10th-12th में आपने पढ़ाई होगा, इस तरह का पहला स्ट्रक्चर था ही, पहले हुआ करता था, ठीक है। तो 10th या 12th में आपके पास इंग्लिश ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे नोट दिया हुआ है, डिग्री शुड बी, ये तो आप जानते ही हैं, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है, हाँ एज लिमिट में आ जाइए। एज लिमिट देख लीजिए, देखिए यहाँ पे जो अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिखा हुआ है 27 ईयर्स, और ये जो एज कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा 30 नवंबर 2023। 30 नवंबर 2023 को
तक ये कट ऑफ डेट है, इस डेट पे आपकी उम्र 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 27 साल से ज़्यादा है और आप किसी रिजर्व कैटेगरी के में बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी में मतलब जैसे ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर के, एससी एसटी हैं, ठीक है, या पीएच कैंडिडेट हैं, ठीक है, पीएच की तो वैसे ज़्यादा वैकेंसी है भी नहीं इसमें, तो आप जो है एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं। तो वो आपको एज रिलैक्सेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको अपर एज में एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब ये जो आपको अपर एज में एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल मिलता है आपको, अगर आप ओबीसी हैं नॉन क्रीमी लेयर तो 3 साल आपको मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो पीएच कैंडिडेट को 10 साल का अपर एज लिमिट मिलता है, ठीक है ना। और एक्स सर्विसमैन है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इसके लिए जो टाइम ऑर्डर जारी करती है गवर्नमेंट इंडिया, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है, ठीक है ना। अगर आप रेगुलर सर्विस कर रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आप सर्विसमैन हैं, यहाँ पे आप ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं या कर रहे थे, तो आपको 10 साल की छूट मिलती है, ठीक है ना। देखिए ना, लिखा है हु आर इन रेगुलर सर्विस एट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एंड कंप्लीटेड दियर प्रोबेशन ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट, प्रोबेशन भी कंप्लीट कर लिया है तो 10 साल की उनको भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, जो डेट्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है कि ओपनिंग डेट, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो एप्लीकेशन कल से स्टार्ट हो गया है, यानी 1 नवंबर 2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो लास्ट डेट रखी गई है 30 नवंबर 2023, यानी पूरा 1 महीना का समय आपको दिया गया है। 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए किस वेबसाइट पे जाना है, तो वेबसाइट है www.aai.aero, इस वेबसाइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब कोई वैकेंसी आप डालते हैं तो जो सबसे आपके पहले दिमाग में चलती है वो चलती है सैलरी, कि भाई इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, और आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन उसी से मिलता है। जो जितनी अच्छी जॉब उतनी अच्छी सैलरी, और जितनी अच्छी सैलरी उतनी अच्छी आप मेहनत करते हैं उसके लिए। तो सैलरी देखिए बहुत अच्छी सैलरी है, आप देख सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव पद का नाम है, पोस्ट का नाम है, और ग्रुप बी लेवल का E1 लेवल का पोस्ट है जो इनका पे स्केल चलता है उसके हिसाब से। तो ₹40,000 3% 1,40,000, ठीक है ना, ये पे स्केल है, ठीक है। इसके अलावा इमॉलमेंट्स की अगर बात करें इन एडेस्ट, जैसे 40,000 तो आपका बेसिक पे हो गया ना स्टार्टिंग में, ₹40,000 मान लीजिए आपने स्टार्टिंग किया तो ₹40,000 तो आपका बेसिक पे हो गया। अब इसमें इमॉलमेंट्स जुड़ेंगे, तो जब इसमें इमॉलमेंट्स जुड़ेंगे तो ये सैलरी बढ़ती है। इसमें क्या क्या जुड़ेगा, इसमें डीए जुड़ेगा, पर्क्स जुड़ेगा 35% ऑफ बेसिक पे, ठीक है, एचआरए जुड़ेगा, अदर बेनिफिट जुड़ेगा, सीएपीएफ, ग्रेजुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको जुड़ेंगी। तो जो आपका सीटीसी बनेगा, यानी कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी का फुल फॉर्म होता है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव, वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख पर एनम, ठीक है ना। 13 लाख पर एनम का मतलब है कि 1 साल में 13 लाख रुपए। अब 1 साल में अगर 13 लाख रुपए है तो मतलब पर मंथ आपका ये कितना पड़ रहा है, 12 लाख ऐसे हो गया आपका, 1 लाख ऐसे ही हो गया पर मंथ का, अगर जोड़िए आप तो 1 लाख आपका ऐसे ही हो गया, ठीक है। और बाकी आप देखिए 1,05,000 10,000 के आसपास आपका ये पड़ रहा है। अब इसमें मान लीजिए ये अप्रॉक्स दिया हुआ है, तो फिर भी आप मान के चलें कि 1 लाख, अच्छा ये सीटीसी है, इसमें कुछ आपका कटेगा भी, लेकिन फिर भी आप मान के चलें कि अगर कितना भी कुछ होगा तो 80,000 आपकी सैलरी, 80,000 प्लस आपकी सैलरी तो पर मंथ बनी रही है ना। अब बताइए कौन सी ऐसी जॉब है कि आपको इतना सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी सैलरी आपको इसमें मिल रही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे एज के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 30 नवंबर है, चाहे एज की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसका कट ऑफ 30 नंबर ही है, ठीक है ना। EWS वालों के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपको और चीज़ें ध्यान रखनी है वो है सिलेक्शन प्रोसेस, कि कोई एग्ज़ाम अगर आप वैकेंसी फिल कर रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए
ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल फर्निश्ड एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा ये छोड़िए, ये क्या है, ये ठीक है, यहाँ पे आइए 4th पॉइंट पे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाई एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट, ये ठीक है, इतने तरह के टेस्ट हैं, ठीक है ना। अब ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा तो इतने सारे टेस्ट होंगे आपके, देख लीजिए क्या क्या है। वॉइस टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल सब्सटेंस विल बी टेस्टेड एंड द टेस्ट रिपोर्ट फॉर द सेम शुड बी नेगेटिव। ये सारी चीज़ें भी चेक किया जाएगा, देख लीजिए बहुत सारा पैरामीटर है भाई यहाँ पे। तो ये सारे पैरामीटर भी आपका टेस्ट किया जाएगा, सब में आपको नेगेटिव आना है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप जो स्कोर करेंगे उसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए, वॉइस टेस्ट के लिए, साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट के लिए, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए, जो भी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट अवेलेबल है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। इसका जो PDF है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इसको वॉच आउट कर सकते हैं। एक बार आप इस पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेंगे, पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो आप देख लीजिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है ना। तो 1000 रुपये आपको देना होगा इस फॉर्म को पे करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप SC ST हैं, PWPH कैंडिडेट हैं, या अप्रेंटिस हैं जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप AAI में, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो फिर आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, 0 फीस देनी है, ठीक है ना। तो SC ST PH कैंडिडेट और अप्रेंटिस वालों के लिए छूट है। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर, EWS हैं, तो फिर आपको 100% 1000 रुपीज़ पे करना ही करना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, सारे जनरल पॉइंट हैं जो हर वैकेंसी में कॉमन होते हैं। फिर भी आप एक बार मैं यही कहूँगा कि पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लें। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी या इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है ना। तो ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप नोटिफिकेशन और पढ़ लीजिएगा। कोई कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है। और सबसे एक काम कर दीजिएगा, आप लोग जो नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ जाएगा भी नहीं और हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। और लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेटेस्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।